Okay, let us begin the chapter Sectors of Indian Economy. To begin with, मैंने कल आपको बताया था कि जब हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इको, इको के अंदर हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेटा बेस्ड है। तो स्पेसिफिकली दिस चैप्टर व्हेन इट कम्स और डेवलपमेंट जब आता है तो दे आर बेस्ड ऑन द इंडियन डेटा जो हम लोगों को मिलता है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, इट इज ऑलरेडी रिटन दैट नेशनल स्टैटिस्टिकल, ये आपकी बुक के स्टार्टिंग पेज में दिया हुआ, जहां इंट्रो दिया होता है वहां पर दिया होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, दे गेट द डेटा फ्रॉम द एंटायर कंट्री। और वो जो डेटा को इकट्ठा करते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक दे गेट इट फ्रॉम द रूरल सेक्टर, दे गेट इट फ्रॉम द अर्बन सेक्टर, दे गेट इट फ्रॉम द, मतलब अलग अलग फार्मिंग, नॉन फार्मिंग, ऐसे करके लेते हैं। एंड अल्टीमेटली ये 1 मार्कर क्वेश्चन था आपका बोर्ड में। पहले इसका नाम एनएसएसओ था, अब इसका नाम एनएसओ है। तो दे गेट द डेटा एंड देन उसके बेसिस पर वी क्लासिफाई दैट इंडिया के अंदर व्हाट इज द डेवलपमेंट। आपने अगर न्यूज पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इंडिया में 4% ग्रोथ है, जीडीपी 4% है, 7% है। एंड फ्रॉम, और ये जो जीडीपी को हम कहते हैं, दिस इज फ्रॉम विच सेक्टर डू वी गेट ऑल दीस मनी। ये जो रेवेन्यू हमारा आता है वो कहाँ से आता है, ये हमें बताता है, राइट। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि व्हाट आर द सेक्टर्स वेयर पीपल वर्क, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब कहाँ से हमें पैसा मिलता है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन, हम सारे एक्टिविटीज करते हैं, राइट, वी आर डूइंग द एक्टिविटी, लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, दोनों ही एक एक्शन है। वर्ब हम बोलते हैं ना, दोनों ही एक एक्शन है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, वो भी एक एक्शन है। आप खाना खा रहे हो, वो भी एक्टिविटीज है। बट वी एड दिस एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो होती है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, विच इज डन फॉर अर्निंग, विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेस। और अर्निंग का मतलब ये नहीं है टुमारो आप कहो मैम मैंने अपने घर में कबाड़ी भेजा था तो वो मैं, मतलब कि आई हैव डन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो, दैट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस। लाइक इफ अ पर्सन इज, अ मदर इज कुकिंग फूड, लेकिन अगर वो मदर जो है फूड केटरिंग का बिजनेस करती है, टिफिन का बिजनेस करती है, देन इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे होते हैं, क्योंकि इसमें हम खाना अगर बना के खिला रहे हैं तो पैसा आ रहा है, सामान खरीद रहे हैं, तो ये ऐड होता है टू द जीडीपी। वेर एज हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर विच वी डू फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, लाइक हमने जाकर मंदिर में कोई दान किया, पैसा तो हमने वहां पर भी खर्च किया, या कोई ओल्ड एज में हमने जाकर कुछ कंट्रीब्यूट किया, दैट्स नॉट एडेड टू एनी इनकम। तो सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक को समझते हैं। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मींस अब इसमें पेपर में आपका क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके वो भी हैं जो बैंक में काम कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन बैंक को हम टेरिशरी भी बोलते हैं, बैंक को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। तो जब आपके पेपर में, ये पेपर का 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबल है ये आपके पेपर में आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो हम उसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी, यानी ऑल दोज एक्टिविटीज, ये आपका 3 मार्क्स का है और आपको इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है।
प्राइमरी, एनीथिंग विच वी डिराइव फ्रॉम द नेचर, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा, डेयरी फार्मिंग डैश विच सेक्टर। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, दीज आर ऑल प्राइमरी। सेकेंडरी, जो हम प्राइमरी से चीजों को लेते हैं उनको हम चेंज करते हैं, लाइक दिस इज अ कॉटन वन, तो पहले कॉटन बॉल्स आता है और कॉटन बॉल्स को हम कॉटन क्लोथ्स में डिवाइड चेंज करते हैं। सो दैट इज आपका सेकेंडरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं हम उसको। एंड थर्ड इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। भाई अब मेरे पास बहुत बड़ा खेत है, बहुत सारे कॉटन बॉल्स हैं, लेकिन मैं उसे बेचूंगी कैसे, मैं उसे रखूंगी कहां पर, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे को पैसों की तो मैं उन पैसे कहां से लाऊंगी। सो दोस, एंड जो हमारा थर्ड सेक्टर है उसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो कोई सामान बनाता नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इट असिस्ट द फर्स्ट टू सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स, वेयर हाउस, इन सबको हम टेरिशरी में लेकर आते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर। ये आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इन इकोनॉमिक्स यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स रादर देन द बैक क्वेश्चन। आपको पीछे के क्वेश्चंस के अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बोर्ड्स में क्वेश्चन वही आते हैं कहीं पर भी। नाउ अब ये तो हमें पता लग गया कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, टेरिशरी में आते हैं। हम इसको काउंट कैसे करते हैं, हाउ डू वी नो ये चीज हमारी बनी है, इसकी ये वैल्यू है। इसमें आपका फाइनल गुड्स वाला क्वेश्चन आता है, जो मैंने वाई ओनली फाइनल गुड्स लिखा वो आता है। तो हम क्या करते हैं, एज आई सेड एनएसओ डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स जहां लेन देन होता है, एंड उसका जो फाइनल गुड्स होता है, फाइनल का मतलब होता है जो तैयार होकर बन गया। लाइक एक मिठाई है, तो मिठाई में क्या क्या डलता है, चीनी, मैदा, दूध, इलायची, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम इन सबको अलग अलग से काउंट करेंगे, दूध से हमें इतना पैसा मिला, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मिठाई, तो देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी डबल काउंट। तो हम वैल्यू लेते हैं मिठाई की, क्योंकि मिठाई के अंदर दूध, शक्कर, जो भी उसमें सामान डाला, सबकी वैल्यू ऐड करके ही मिठाई को बेचा जाता है। से इफ वी आर बाइंग अ स्वीट बॉक्स फॉर 500 रुपीज, उस 500 रुपीज में एवरीथिंग दैट इज काजू, उसका नाम क्या, दूध, मैदा, चीनी, वॉट एवर हैज बीन यूज, उन सबकी वैल्यू होती है। सो द फाइनल वैल्यू इज एडेड, एंड फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, इन तीनों के सेक्टर्स के हर एक एरिया से डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड उसको हम सम अप करके बनाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड टू गेट जीडीपी दैट इज विद इन द कंट्री। क्योंकि जीएनपी अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लोगे इकोनॉमिक्स के साथ, तो आप ये सब 11th-12th में भी पढ़ोगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फाइनल गुड्स, बिकॉज एज आई सेड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिस्किट, आपकी बुक में शायद बिस्किट का एग्जाम्पल है, अगर हम बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट, मैदा या आटा, चीनी, उसमें जो जो चीजें, अगर हम उन सबकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो दैट विल बी डबल काउंटेड। तो जो फाइनल एक चीज बनती है हम उसको यूज करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग, और इस तरीके से वैल्यू को ऐड किया जाता है। दिस इज हाउ वी कम टू नो हमारे इंडिया के अंदर हाउ goods are manufactured, where they are manufactured, how much they are manufactured, how they are sold, और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है। एंड ये सब इकोनॉमिस्ट करते हैं।
right? Now the next question comes is, and I'll tell you what will be the type of question. Like in the left, if you see, it is written, there has been a historic change in the sectors explained. And this is a 3 marker question. मतलब पहले हमारा जो स्टार्टिंग था, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, व्हेन इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर, उस वक्त में क्या होता था, ओनली एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज देयर, सिर्फ एग्रीकल्चर था, तो प्राइमरी सोर्स था। एंड उस वक्त में होता था हमारा बार्टर सिस्टम, भाई मैंने गेहूं किया, आपने चावल किया, हमने एक्सचेंज कर लिया, दैट वाज इंपॉर्टेंट। फिर वही हाट लगते थे। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रीज आई एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग द थिंग्स इन द फैक्ट्री। और उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप पढ़ोगे इसको इन हिस्ट्री, यू विल रीड इट। देन अब प्रॉब्लम आती थी कि इनको कैसे बेचा जाए। पहले तो मिडिल मैन होते थे, आते थे, खरीदते थे, बेचते थे, बट लेटर ऑन टेरिशरी हमारा डेवलप हुआ, हॉस्पिटल्स डेवलप हुए, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, बैंकिंग डेवलप हुआ। सो दिस इज द हिस्टोरिक चेंज। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों आपको लिखने, मतलब हिस्टोरिकली ये चीजें जो है अब चेंज हो गई हैं। This is, I can say, $1 million question, and this might be a 5 marker question. Why tertiary has improved? जब प्राइमरी था, सेकेंडरी था, लेकिन अगर आप एक देखोगे, आपकी बुक में है एक डेटा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में भी। पहले प्राइमरी वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, राइट? बट नाउ टेरिशरी इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हो गया? अब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज्यादा टेरिशरी को क्यों इंपॉर्टेंट कर रहे हैं? बिकॉज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, वी नीड मटीरियल्स, हमको ट्रैक्टर्स की जरूरत है, थ्रेशर्स की जरूरत है, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत है, तो आपके उसके लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे जैसे हमारा इनकम राइज हो रहा है, आज से 20 साल पहले अगर कोई फॉरेन जाता था तो लोग उसको मजाक उड़ाते थे, फॉरेन रिटर्न। टुडे गोइंग टू फॉरेन इज नॉट अ बिग डील। तो अब हम चाहते हैं टूरिज्म, वी नीड होटल्स, वी नीड सर्विसेज। देन जब से इन आईटी आया है, कंप्यूटर्स आए हैं, इंटरनेट आया है, और भी सर्विसेज हमारे हो गए हैं। लाइक अभी हम लोग वर्चुअली क्लासरूम ले रहे हैं। सो दैट इज व्हाई फॉर द पास्ट 100 years सर्विस सेक्टर जो है, इट हैज गेन मोर इंपॉर्टेंस दैन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। यही आपका मैंने बताया था पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। मींस अगर हम ये देखें कि गुड सबसे ज्यादा कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो टेरिशरी करता है। टुडे द मैक्सिमम इनकम, एंड इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे ना, तो उन कंट्रीज को डेवलप बोला जाता है जिनकी टेरिशरी सर्विसेज अच्छी है। व्हाई यूएस इज कॉल्ड डेवलप? बिकॉज यूएस हैज गॉट ऑल द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस। जो आपके जितने भी आज हम नेम लेते हैं बड़े बड़े बैंक्स, दे ऑल वर यूएस बॉर्न। वहां आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स, वेयर हाउसिंग, ये सब जो है दे आर मोर डेवलप। टेक्नोलॉजी इज मोर डेवलप। बट इन इंडिया देर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। पैराडॉक्सिकल मतलब थोड़ा सा अजीब सा, समथिंग वेरी कंट्रास्ट। मतलब गुड्स हमारे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं टेरिशरी से, हमें पैसा मिलता टेरिशरी से है। लेकिन अगर हम हम अगर एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, तो इवन टुडे प्राइमरी सेक्टर employs the maximum number of people, that is
44%. Then 31 in tertiary and secondary 25. अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्यों प्राइमरी में क्यों नहीं काम कर सकते हैं, हम लोग वहां क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो नो डाउट प्राइमरी में दो प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी सेक्टर. एक है आपका कि उसमें इनकम कम होती है. हम कितने का टमाटर खरीदते हैं आज की डेट में? आई थिंक टोमेटो इज अराउंड 60-70 रुपीज किलो, लेकिन फार्मर उसको बेचता है 5 रुपीज किलो में. फार्मर कितने में बेचता है? 5 रुपीज में. तो सोचो कि फार्मर की ओवरऑल इनकम क्या आती है, तो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको कितनी इनकम मिलती है? तो जो वेजेस होते हैं दे आर वेरी लेस इन प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडली, in the primary sector you have one more problem कि जो लोग हैं they don't get the employment, इसलिए वो लोग अपने हाथ मतलब कि they just हाथ बटाते हैं. लाइक एक फील्ड है जिसमें 10 जनों की जरूरत है, लेकिन वहां 20 जने काम करते हैं. रीजन, they don't have any other employment. और इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट 44% है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बिकॉज उससे लोगों का जो स्टेटस होता वो थोड़ा कम हो जाता. मेरे टेरिशरी में जो सैलरीज होती हैं दे आर वेरी गुड. नाउ एज आई सेड दैट इन प्राइमरी देयर इज वन सिचुएशन वेयर पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड, और उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि लोग काम करना चाहते हैं बट ड्यू टू मेनी रीजंस दे डोंट गेट द जॉब. अब ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. अगेन आई हैव रिटन द नोट, पुट इन अ टैबुलर फॉर्म. 3 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमनली कम्स. और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज बेसिकली इन द रूरल सेक्टर्स में ज्यादा होता है. डिस्गाइज का मतलब है वील्ड, छुपा हुआ, हिडन. यानी द पीपल, अभी जैसे मैंने आपको बताया एक फील्ड में द फील्ड रिक्वायर्स 10 पीपल बट 20 पीपल आर वर्किंग. अगर उनमें से हम उन 10 लोगों को निकाल देंगे ना तो भी वो काम उतने ही टाइम में होगा और उतना ही इनकम मिलेगा. जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनसे कोई हमारा इनकम बढ़ नहीं रहा है. एंड दिस इज वेरी कॉमन इन रूरल सेक्टर्स. एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी सीजन में लोगों को नौकरी नहीं मिलती. लाइक इन द एग्रीकल्चर जब आपका हार्वेस्टिंग होता है तो लेबर्स की जरूरत होती है. जब सोइंग होता है सीजन का, मिट्टी को मड को टिल्ट करना होता है तब भी जरूरत पड़ती है, बट इन बिटवीन जरूरत नहीं पड़ती है. एट दैट टाइम दीज फार्मर्स आर अनएम्प्लॉयड, सीजनल. इन द अर्बन सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं, बारिश होती है तो कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट बंद कर देती है, या पैंडेमिक हुआ बंद हो गया, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे आर अनएम्प्लॉयड. और ये वाला जो क्वेश्चन है दिस कैन कम एज अ डिफरेंस ऑल्सो 2-3 मार्क्स में, और दिस कैन ऑल्सो कम एज अ फिल इन द ब्लैंक्स करके. Right? So this is disguised or seasonal unemployment, and this is more relevant in primary sectors. जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वो हम आगे पढ़ेंगे. उसको बेसिकली हम अनऑर्गेनाइज में लेकर आ जाते हैं. वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स है. तो अब हम कैसे क्रिएट करें एम्प्लॉयमेंट को? तो वी कैन नॉट क्रिएट एनी एम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली हाँ, आप में से कल को कोई बच्चा बढ़ता है, स्टार्टअप करता है, दे कैन डेफिनेटली सेट द इंडस्ट्रीज.
they can set up their business. But how to create employment? तो गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप मोर बैंक्स, ताकि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है एंड दे डोंट गेट द मनी, तो दे कैन गेट लोन्स. मोर इम्पोर्टेंस टू ट्रांसपोर्ट रोड. अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां रोड्स नहीं है. रिसेंटली देयर वाज अ मीम ऑन दैट सीरियल पंचायत की, जो पंचायत का रियल विलेज है उसमें सचमुच में मिट्टी अभी भी रोड नहीं है. तो मोर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट. अब गांव में सामान तो है लेकिन वो शहरों तक आएगा कैसे? देन टू स्टोर दीज थिंग्स वी नीड कोल्ड स्टोरेज. इंडस्ट्रीज छोटी छोटी सी सेटअप हो. लाइक आपका इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री, इवन आटा पीसने का फ्लोर मिल. देन डेवलपिंग सेक्टर्स लाइक टूरिज्म. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नीति आयोग जो है हमारा प्लानिंग कमीशन का नया नाम है. 1 मार्कर क्वेश्चन. प्लानिंग कमीशन हमारा एक कमीशन है जिसके हेड हमारे प्रधानमंत्री है. एंड दे टेक द हेल्प फ्रॉम ऑल द एरियाज एंड वो ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर हम और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग अगर हम टूरिज्म को डेवलप करते हैं तो 35 लाख जॉब्स कैन बी डेवलप्ड. क्योंकि टूरिज्म डेवलप होगा तो साथ में उस एरिया का डेवलपमेंट होगा. वहां होटल्स लगेंगी, वहां रेस्टोरेंट्स आएंगे, वहां जो लोकल आर्टिजन्स हैं जो वहां का काम करते हैं उनका सामान बिकेगा, वहां के मॉन्यूमेंट्स में एंट्री होगी तो उससे पैसा आएगा और उसके लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी. तो टूरिज्म itself can create 35 lakh jobs. Then education sector. Now all the villages don't have the hospitals, schools. Even if they have the primary, not the secondary or higher level. Colleges set up करो. There are so many rural areas जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं but due to other lack they are not able to. अगर एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स अगर ये डेवलप होता है तो उससे रिलेटेड जॉब्स आपके आते हैं. लाइक एक स्कूल होगा तो स्कूल से रिलेट करके कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी. स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो स्कूल में टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, पेयॉन की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, बुक बेचने वाले की जरूरत पड़ेगी. यानी कि इस तरीके से रिलेट करके सारे आपके जो एरियाज हैं वो डेवलप. राइट. सो दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. बहुत कम आया है. इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, सो नॉट टू. अब आता है आपका, ये था आपका कि हाउ कैन वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि इन द रूरल एरियाज इट इज वेरी ऑब्वियस दैट लोग जो है दे डोंट गेट द जॉब. फिर वो क्या करते हैं बेचारे? दे माइग्रेट टू सिटीज. यहाँ आके रिक्शा पुलर, पान वाला, ऐसे छोटे मोटे जॉब्स करते हैं. जब उनको जरूरत पड़ती है अपने गांव की तो गांव चले जाते हैं वापस. तो ये जो माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है. राइट. सो दिस वाज व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी. हम इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर से करते हैं, what are the goods and services they produce, then what are the problems that they face and how we can remove unemployment. अब यही है तो एग्रीकल्चर ही है, आपका इंडस्ट्री ही है, आपका बैंकिंग ही. लेकिन इसी तीनों को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं और वो है बेस्ड ऑन देयर वर्किंग कंडीशन. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन. मतलब एक साल अगर पहले वाला क्वेश्चन आया है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड डेवलप तो दूसरी बार ये वाला आया है या फिर चॉइस में आया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन मतलब जब हम काम करते हैं लाइक इन एग्रीकल्चर देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस. भाई आपको 9 बजे आना और आपको 5 बजे जाना ऐसा नहीं है.
यू आर, जो आपका मालिक है आप उसके ही अकॉर्डिंग चलोगी। देयर इज नो पेड लीव। अगर बीमार पड़ जाते हो तो कोई छुट्टी नहीं मिलती है। देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट। ऐसा ही हमारे कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, दोज विच कम अंडर अनऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जितने भी आपके शॉप्स हैं दे आर ऑल डिसऑर्गेनाइज्ड। उसमें जो नौकरी करता है उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते हैं। आज नौकरी कर रहे हैं, कल जाते हैं वो कहते हैं वो तो चला गया। दे आर अनरजिस्टर्ड विद द लॉ। देयर इज नो लॉ। एंड ड्यू टू दैट वहां जो लोग काम करते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। कभी उन्हें लंबा काम करना पड़ता है, समटाइम्स दे आर नॉट गिवन द मनी, समटाइम्स दे डोंट गेट एनी हॉलीडे, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। रिटायर होते हैं, चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है, दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ हेल्प। वेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज सिक्योर्ड। जब आप ज्वाइन करते हो, डियर यू आर वी आर ग्लैड टू एड योर सर्विसेज, ये आपका जॉब प्रोफाइल है। ये वो जो कंपनीज होती हैं दे आर रजिस्टर्ड विद द लॉ। दे हैव टू फॉलो ऑल द लॉ, लाइक मिनिमम वेजेस, इसका नाम क्या, फैक्ट्री एक्ट। जो भी आपकी छुट्टियां होती हैं दे हैव टू गिव, प्लस एवरी ईयर उनको पेड हॉलीडेज भी देनी पड़ती हैं। देन जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हो आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी कि आपके सैलरी से कुछ हिस्सा बैंक में डालते हैं, कंपनी भी डालते हैं और वो भी डालते हैं। दोनों का जो अमाउंट होता है व्हेन यू रिटायर आपको लमसम मिल जाता है, पीपीएफ, ग्रेचुटी। एंड इन सम कंपनीज यू गेट पेंशन ऑल्सो। गवर्नमेंट में तो पेंशन मिलता है, जब तक आप जिंदा हो आपको मिलेगा, आपके बाद आपके नेक्स्ट वाले को मिलेगा। दैट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग कंडीशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। वो लोग नए एक्ट लेकर आ रहे हैं, एमएसएमईडी लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ, एज आई सेड, in the disorganized or unorganized sectors the workers are exploited। तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? पहला, गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको सपोर्ट करें ताकि वो लोग अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपर लॉ बनाए। गवर्नमेंट लॉ को जबरदस्ती एनफोर्स करें। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कैन हेल्प क्रेडिट सो दैट ये जो वर्कर्स हैं छोटा मोटा अपना काम खुद कर लें। Thus they can protect the unorganized sectors workers। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। If this is coming in your exam, then you can expect this question. Now, as I said, unorganized sector, unemployment, problems। तो एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था 2005 में, एंड दैट स्कीम वाज कॉल्ड एज नरेगा। बाद में उसमें महात्मा गांधी ऐड हुआ, तो अब हम उसको एमएन नरेगा कहते हैं। एंड शायद ही कोई ऐसा मतलब कि पेपर रहा होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया। नरेगा को हम लोग जो है राइट टू वर्क बोलते हैं। व्हाई इज नरेगा कॉल्ड राइट टू वर्क? मतलब फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, उसमें ये एक राइट है हमारा। बिकॉज द गवर्नमेंट से सबको पैसा कमाने का पूरा चांस मिलना चाहिए। And Narega provides 100 days guaranteed employment to the rural people, not in the urban sector। रूरल एरियाज में अगर लोगों ने अपने आप को ग्राम सभा में, कल पढ़ा था ना हमने, ग्राम सभा में अगर हम रजिस्टर करते हैं तो
इफ द गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग सम प्रोजेक्ट, और ये नरेगा सब जगह नहीं है, इट इज अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ। जैसे वहां कुआं खोद रहे हैं, वहां पर दे आर बिल्डिंग सम कैनाल, दे आर बिल्डिंग सम, मतलब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो वहां के जो विलेजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जिन लोगों ने उसमें रजिस्टर कर रखा होता उनको 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसमें। एंड इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें भी 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन इज फॉर विमेन। अगर वहां 100 जॉब है तो उसमें से 30 आर फॉर द विमेन, एंड विद इन 15 किलोमीटर रेडियस ये नौकरी होती है। एंड इन केस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, देन द गवर्नमेंट गिव्स देम वेजेस अलाउंस। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने पड़ते हैं, चाहे 3 मार्क्स में आए चाहे 5 मार्क्स में आए। whether it comes in 3 or 5, all the points have to be written। इसमें कोई मतलब पॉइंट नहीं आप छोड़ सकते। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज राइट। एंड इस नरेगा के थ्रू, नरेगा ही नहीं और भी ऐसे कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, NFWP, नेशनल वर्क फॉर फूड प्रोग्राम, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश करती है, राइट। सो दिस वाज द सेक्टर्स बेस्ड ऑन employment conditions and how we can protect the people in the disorganized। Last but not the least is यही सेक्टर्स, चाहे वो एक से मेरा फार्म है तो मेरा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको ओन कर रही है उनके पास भी फार्म हो सकता है। तो इन्हीं सेक्टर्स को, स्टील इंडस्ट्री है, स्टील गवर्नमेंट भी ओन करती है, टाटा भी ओन करता है। तो इन्हीं सेक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम बोलते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट। यहां लेफ्ट में लिखा हुआ आप देख सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव। अभी आपके जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव नहीं है। तो पब्लिक इज द वन विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस सेक्टर इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनमें जो सामान बनता है वो सस्ते दामों में बेचा जाता है, सो दैट पीपल आर एबल टू बाय देम। लाइक आपका BHEL, ये जो मैंने लेफ्ट में लिखा ना, दिस इज अ क्वेश्चन टाइप कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं, बट उनका जो रेट होता है वो कम होता है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी स्टील बनाते हैं। Whereas private sectors होते हैं which can be owned by anyone, they are for the profit making, like Tata, Reliance, Hindustan Unilever, anything। Last is government कैसे सपोर्ट कर सकती। सी, अभी मैंने आपको बताया कि टाटा है, रिलायंस है, दे आर ऑल प्राइवेट सेक्टर्स, दे डोंट हैव दिस मच ऑफ मनी एंड दे रन फॉर प्रॉफिट। सो गवर्नमेंट जो है ऐसी कई चीजों में पैसा लगा सकती है जो प्राइवेट सेक्टर्स हमें नहीं दे सकते। क्यों आज भी रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर है? बिकॉज अगर प्राइवेट होगा मे बी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड। गवर्नमेंट अगर छोटे छोटे कंपनीज हैं या छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनके लिए सब्सिडी दे सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बिजनेस कर पाए। Education and health, which has been a very big question in our India। इंडिया के अंदर एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आस्क मी, आई कैन टेल यू। मीन्स अ पर्सन, आज ही मैं पढ़ रही थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देयर वाज अ डिबेट। आज की डेट पर अगर आपका बच्चा KG में पढ़ रहा है एक अच्छे स्कूल में, तो आपको 3 लाख रुपए चाहिए। एवरी मंथ यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 30,000 रुपीज। भाई अगर 30,000 फीस में ही दे देंगे तो बाकी क्या करेंगे? हेल्थ, वी डोंट हैव गुड हेल्थ सेक्टर राइट नाउ। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं बट फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, भीड़ इतनी है।
So the government needs to put more focus on education sector, health sector. इनमें उनको enter करना चाहिए. They should provide the services. अगर आप यूएस वगैरह जाते हो ना, यूएस कनाडा वगैरह, वहां पे क्या होता है, आप टैक्स दे देते हो. Then the government is responsible for your health. आप रैंडमली किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, एडमिट हो सकते हो, नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका इंश्योरेंस आपको कितना दे रहा है. आप रैंडमली किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, योर इंश्योरेंस विल बी गिवन. एंड बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट देयर, इसीलिए वहां का एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम हमसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस. So in India also we need these sectors to be improved. Right? In a nutshell, अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है, नरेगा अच्छे से रट लो. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स यू कैन go through. Difference between organized and unorganized. Then ये मैंने ऐसे कहा कि not so important. Then difference between disguise and seasonal may be in one marker question. Why tertiary sector has improved या improving over the past 100 years. ये काफी बार आया question, और this question has been in choice to historic change in sectors. मतलब पिछले मतलब कि 200 सालों में क्या चेंजेस आए हैं. पहले लोग प्राइमरी में काम करते थे, फिर सेकेंडरी भी आ गया, बट नाउ tertiary has increased. Then on the basis of the goods and services provided, classify the sector of economy, that is primary, secondary and tertiary. इसको आपने पूरा लिखकर एग्जाम्पल के साथ देना. So that is the chapter sectors of Indian economy. और ये जो लेफ्ट साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने, दे हैव बीन एज एन एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, both in UTs as well as in boards. So that's end of the chapter, sectors of Indian economy.